व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद आज हम पढ़ेंगे आपके समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है समग्र और संपूर्ण व्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां होती है, एक अर्थव्यवस्था में संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां होता है, उनका समग्र अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का स्तर, रोजगार का स्तर, रोजगार के स्तर बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, देश में बचत का स्तर कितना है, विनियोग का स्तर, निवेश और ज़्यादा कितना हो रहा है, सामान्य कीमत स्तर और आर्थिक वृद्धि और विकास में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उन सब का सम्मिलित रूप से समग्र अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्यतः आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत स्तर, कीमत का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जॉन मेनार्ड कीन्स ने सन 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से जाना जाने लगा। गार्डनर एक्ले के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर, जितने भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विषय हैं या आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उन पर व्यापक रूप से विचार करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सारी दिशाओं से होता है। अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की सारी विमाओं का या सारी दिशाओं का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत अंगों के कार्य की विमाओं के बजाय एक संपूर्ण विशाल हाथी के आकार के समान अध्ययन करता है। इस रूपक को बदलने पर यह उसके पूरे जीवन या वन से संबंधित विशेषताएं होती है, उसका समग्र संपूर्ण अध्ययन करता है और वन की विशेषताओं का अध्ययन उससे बनने वाले पेड़ों से स्वतंत्र होकर किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र और संपूर्ण व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के आधार पर तीन, जैसे एक कारक का आधार पर अगर अध्ययन किया जाता है, एक कारक के आधार पर, तो उसे व्यष्टिगत आंशिक अध्ययन कहा जाता है, और समस्त कारकों के आधार पर अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टिगत कुल अध्ययन कहा जाता है। ये जो आपके पैराग्राफ है, इसमें समष्टि और व्यष्टि का आपको दोनों का साथ में बताती हूँ। देखो, जो भी चर स्थिर हैं, स्थिर अवस्थाओं में जो आपके अध्ययन किया जाता है, स्थिर अवस्थाओं की तुलनाओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसे समष्टिगत स्थैतिक, व्यष्टिगत स्थैतिक, स्थिर अवस्थाओं में जो अध्ययन किया जाता है उसे समष्टिगत स्थैतिक या व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन कहा जाता है। जब दो स्थिर अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टिगत तुलनात्मक या व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। लेकिन जब निरंतर गतिशील अवस्थाएं होती हैं, निरंतर गतिशील अवस्थाओं में अगर जब अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टिगत प्रावेगिक या व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन कहा जाता है। अब समष्टिगत अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे, जैसे कि समष्टिगत अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ेंगे। उसमें देखिए, अंतर के आधार पर आपकी जैसे पहली इकाई है अध्ययन किया जाता है तो उसमें एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का, एक उत्पादक का, एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। वहीं व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की बजाय समष्टिगत अर्थशास्त्र में एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मान्यता, पूर्ण प्रतियोगिता और रोजगार का स्तर होता है। सरकार का कीमतों के संबंध में कोई दखल नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, कीमत स्वतंत्र होता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन होते हैं, उनका जो वितरण होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इनका वितरण पहले से ही कर दिया जाता है। अध्ययन का उद्देश्य है तो संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित है, यानी संसाधनों का वितरण बाद में भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वितरण किस प्रकार हो,
जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों का तो वितरण हो गया, अब उत्पादकता का विस्तार किस प्रकार करना है और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। फिर है विश्लेषण के उपकरण के आधार पर, तो ये आपको पहले ही बता दिया है, इसको कीमत सिद्धांत या कीमत संयंत्र के आधार पर और ये आय और रोजगार के स्तर पर निर्धारण किया जाता है। अध्ययन की स्थिति के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का जब वे संतुलन की स्थिति में होती है, एक एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है जब वो संतुलन की स्थिति में हो, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा जब वो असंतुलन की स्थिति में हो। संतुलन का प्रकार, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन की स्थिति में भी अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन, व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, वो समष्टि अगर अर्थव्यवस्था स्थिर है तो भी हो सकते हैं, जबकि समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट या उसके प्रकार या उसके बदलाव का कोई असर नहीं होता है। फिर है आपके विरोधाभास। विरोधाभास है, इसमें मान्य भी है और नहीं भी मान्य है। व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होती है, जबकि समष्टि के लिए बचत है वो अलाभकारी होती है। अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक में भी यही पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आर्थिक विश्लेषण की जो विधियाँ हैं, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विश्लेषण की जो विधियाँ होती है, उनमें देखिए मुख्य प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर, उपकरण और दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर 2 भाग हैं, आंशिक और सामान्य। आंशिक व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य अध्ययन। समय तत्व के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो स्थैतिक स्थिर अवस्थाओं में जब अध्ययन किया जाता है तब, आर्थिक चर जब स्थिर होते हैं तब। तुलनात्मक अध्ययन, 2 स्थिर अवस्थाओं का तुलना किया जाता है या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तब। और जब सभी आर्थिक तत्व होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, उस अवस्था में किया जाने वाला अध्ययन प्रायोगिक अध्ययन कहा जाता है। उपकरण और दिशा के आधार पर 2 विधियां काम में ली जाएगी, निगमन विधि और आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन विधि होगी उपकरण और तर्क के आधार पर, और दिशा अगर निगमन विधि की माने तो सामान्य से विशेष की ओर, थोड़े से ज़्यादा की ओर, जबकि आगमन विधि तथ्यों और समकों पर आधारित है और यह विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन करती है।